सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और इसी के साथ हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। एक बात कहने का मन कर रहा है, जैसे बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी तरह से हिंदी दिवस को या हिंदी के बारे में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और मुझे हमेशा आदरणीय सोम ठाकुर जी की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। करते हैं तन मन से वंदन, जन जन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। क्या बात है। और हमें तो बचपन से वही बहुत पसंद थी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो भाई जाहिर है कि जब भी हम कोई बात होती है और कुछ भी बात होती है तो अपनी जो सोच है हमारी या विचार, दुख दर्द जो है, या यूं कहें कि खुशी भी, हम अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। हाँ, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सर्व सामान्य को अपने आप को अभिव्यक्त करने में अच्छा भी लगता है। और ज़्यादातर लोगों के अपने देश में बहुत सारे हिस्सों में मुख्यतः हिंदी भाषी लोग हैं। हाँ। और समझ तो जाते ही हैं कम से कम, अगर भाषा उनकी नहीं है या यूँ कहें कि उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी यूँ कह सकते हैं कि एक दूसरे की बात को समझने और समझाने के लिए हिंदी ऐसी है जिसमें कि हम बोलकर अपनी बात को, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी हम समझा सकते हैं। और इस बारे में एक बात और है कि हम लोग एक बार घूमने के लिए कन्याकुमारी गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने यही, इसको कह सकते हैं कि जांच के लिए या यूं कहे परखने के लिए, हम लोगों ने वहाँ से एक पोस्ट कार्ड डाला था और हिंदी में लिखकर कि देखते हैं अपने घर तक पहुंचता है कि नहीं। हाँ। कन्याकुमारी से जब हमने ये डाला पोस्ट कार्ड तो पहुंच गया था घर तक, और हिंदी में हम लोगों ने पता लिखा था कि यहाँ के हमारे जो डाकिया अधिकारी हैं और डाकिया भैया जो हैं, वो देखो पढ़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि बिल्कुल कोई नहीं समझता। लेकिन एक तो ये डाक विभाग की भी विशेषता है कि किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि जिस भी भाषा में लिखा हो पता, उसको संज्ञान में ले आएं और उसका पता लगा कर पहुंचा दें। लेकिन उसके साथ साथ हिंदी सचमुच एक ऐसी भाषा है जो सर्वमान्य है। बहुत जल्दी से जबान पे चढ़ जाती है। और तभी आदरणीय मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा होगा, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा, वो मेरी माता है, उससे नाता कैसे तोड़ूंगा। क्या बात है। ये बात तो सत्य है कि जिसकी भी जो भी भाषा हो उसको प्यार करना ही चाहिए, क्योंकि भाषा हमारी पहचान होती है। और इसके साथ साथ एक बात और है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम बड़ी हिंदी की सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बल्कि हिंदी हमारी सेवा कर रही है। ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और किसी भी भाषा को बोल लेना या उसमें सिर्फ हस्ताक्षर कर लेने से सेवा नहीं होती, बल्कि देखें कि हमने उनमें कौन से नए शब्दों का चयन किया या कौन से नए शब्द की हमने तलाश की, और उसके साथ साथ उसका कितना अर्थ समझा, उसका मर्म कितना समझा। तो इन सारी चीज़ों में हमने और कितना उसके अंदर घुसे, कह सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि रेणु जी, मुझे तो एक बात और भी लगती है कि जैसे जब ये बात होती है कि भाषा के लिए कुछ करना, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाषा के लिए हम तब भी कुछ करते हैं जब हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को उस भाषा के संस्कार दे पाते हैं, सही भाषा के। क्योंकि कई बार बच्चों को देखते हैं कि जब उनकी भाषा बिगड़ती है, और बिगड़ते समय ये कहा जाता है, हम इस तरह के बहाने स्वीकार कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी स्थान विशेष में आजकल जबान ही बिगड़ी हुई है, या इस तरह की यहाँ पर ये ऐसे ही बोला जाता है। हाँ भाई, बोला जाता है से नहीं चलता, कैसे लिखा जाता है और मूल रूप से इस शब्द का क्या मायने है और इसकी लिपि कैसी है, छोटी की मात्रा लगनी है या बड़ी की मात्रा लगनी है, या छोटे ऊ की मात्रा लगनी है या ऊ की मात्रा लगनी है, ये ही करना ही चाहिए। आप ये मत कहिए चलता है। हाँ, बिल्कुल चलाने से फिर वो सच में चलने लगेगी, तो ऐसा ना करें। मतलब उसके लिए दलील ना दें। हाँ, मतलब कोशिश करें कि सीख लें। जी, हम कभी ये तो नहीं कहते कि फला भाषा में ऐसा चल जाएगा। हाँ। हम उसे सीखने की और करने की वैसे ही कोशिश करते हैं। तो फिर हिंदी के साथ ही हम क्यों इतना ज्यादा आजादी लें और उसको इतना क्यों फैलने के लिए, यूं भी बहुत विस्तृत भाषा है। आप देखिए ना, हर भाषा के
शब्दों को स्वीकार लेकर लेती बैठी है। हुई है। हाँ, और वैसे भी हमने अक्सर इस मंच के माध्यम से कहा भी है और हमारी सखियों को याद होगा ज़रूर कि हम किसी भी भाषा के बारे में अंग्रेज़ी के किसी भी नाम को ख़ास तौर से, क्योंकि इसके बाद अगर सामान्य रूप से प्रचलित है तो वो अंग्रेज़ी है, उसमें हम कोई नाम लेते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि जो भी, चाहे हमारे कोई भी क्रिकेट के खिलाड़ी हों या जो भी हों, या किसी देश के राष्ट्रपति हों या किसी देश का नाम हो, कितना भी कठिन हो, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही उच्चारण हो उसका, है ना, चेकोस्लोवाकिया हो या कोई भी शब्द हो, हम बच्चों को भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो ठीक बोले, लेकिन अपने देश के बारे में हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और हिंदी के लिए सच में जो तुमने कहा ना कि हम बड़ी आसानी से आज़ादी ले लेते हैं, स्वतंत्रता ले लेते हैं। और वहीं पर एक बात और है कि अगर हम कभी गौर कीजिए कि जब हम अंग्रेज़ी गलत बोलते हैं तो हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं और हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने सुन लिया या दोबारा टोके या लगे कि हम कितने अनपढ़ हैं, गंवार हैं। लेकिन हिंदी जब हम बोलते हैं तो सच बात है कि हम बड़ी आसानी से इसकी छूट ले लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही चलता है या इस प्रांत में ऐसा ही चलता है, इस भाषी लोग ऐसा ही बोलते हैं या हमारे यहाँ पर इलाके में ऐसा चलता है। नहीं, या हमें हिंदी आती नहीं है। हाँ, ये बड़े तो गर्व से कहते हैं, बहुत गर्व से कहते हैं और हमारे लोग। बच्चों को खास तौर से तो कहते हैं कि हिंदी की जो गिनती है वो 20 के बाद बिल्कुल नहीं आती है, और बड़ा फक्र महसूस करते हंसते हैं। हुए बताते हैं विशेषता है जैसे कोई है कि तो भाई इस तरह से ना करें। इसके साथ साथ हिंदी के बारे में थोड़ी सी और हम बातें करेंगे, लेकिन हमें लगता है गीत सुन ले, फिर उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। होगी कली, जैसे सोई मेरी लली। कली हिली, कली डुली, नाना घुले घुले बैंगनिया सपनों में एक कली, इतने में मोर पंख परस हुआ। घुली घुली बैंगनिया सपनों में एक कली, इतने में मोर पंख परस हुआ। कहाँ कहाँ पे छुआरी, जरा इसे तो बता रे। गालों पर, बालों पर, नाना इतने में मोर पंख परस हुआ। पलकों पर जादू से फूल बनी एक कली चंपा की। सच इसके नैनों में किरणों के बाकी, सच इसके नैनों में किरणों
सुंदर गीत है ये। बहुत प्यारा, और उतना ही सुमधुर इसका संगीत भी साथ में। बसंत देव जी का लिखा हुआ। अच्छा, ऐसे कई गाने हैं हिंदी में जो विशुद्ध हिंदी यानी शब्दों का किसी और भाषा के शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे तो कहते भी हैं सामान्य तौर पर कि हम जो भी भाषा बोलें, और प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि उसमें किसी अन्य भाषा का हम प्रयोग न करें तो अच्छा है। लेकिन अभी हम, सच बात है कि हम खिचड़ी भाषा बोलने लगे हैं। लेकिन एक बात है जो हम कहना चाह रहे थे राजुल, की हिंदी या किसी भी भाषा को सीखने और समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम उसका जो ग्रंथ हैं उसके, या कुछ तो उसकी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो जैसे बात आती है कि कहा ये दवा जो है बिल्कुल रामबाण है। अब अगर हमने रामबाण का कहीं पर भी शब्दकोश में उसका तलाश शुरू की तो वो बिल्कुल किसी हाल में नहीं मिलेगा। राम का मतलब अलग हो जाएगा, बाण का मतलब अलग हो जाएगा, और राम दवा या ये जो है तुम तो पूरी किष्किंधा पर्वत उठा लाए। तो ये समझने के लिए आपको पूरा उसका कह सकते हैं कि उसके ग्रंथों को समझना, उसकी संदर्भ समझना होगा। तो जो हमारे जो कहावतें हैं, हमारी लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, वो जो है वो अपने आप में इतनी समृद्ध हैं और उनका कुछ न कुछ महत्व है, इतिहास है उसके पीछे। जैसे कि वहीं पर बात आती है दृढ़ प्रतिज्ञ होना, उसके अगर हम हैं तो वही कहते हैं ना कि भीष्म प्रतिज्ञा। अब भीष्म प्रतिज्ञा की जब बात आती है तो भीष्म पितामह की पूरी प्रतिज्ञा उसके पीछे आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी, और भीष्म प्रतिज्ञा किस तरह से किसी भी बात पर दृढ़ रहने के लिए कही जाती है। तो भीष्म प्रतिज्ञा के लिए पूरा उसको समझना पड़ेगा, उसका संदर्भ क्या है और क्यों ये बनी। और तो ये हम सिर्फ सोच लें कि हमने पढ़ लिया और लिखना आ गया, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब यही है ना कि हिंदी जो है वो हमारे संस्कारों से तो जुड़ी है, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, जो हमारे ग्रंथ हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। तो होते ही हैं, सभी विषय सभी भाषा के साथ होते होंगे। इसीलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसमें जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनका जो साहित्य है, उनको भी पढ़ा जाए और उनको समझा जाए, और तब उसको कुछ समझा जाए कि हाँ हमें ये भाषा आती है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें आने वाली पीढ़ी को, अगर हमें पता है तो पढ़ने के लिए। जैसे कई जगहों पे मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग इस तरह के प्रयास करते हैं कि जैसे रामचरितमानस बहुत प्रचलित है, सबसे ज्यादा पढ़ा तो जाता उसमें है। भी अगर अशुद्धियां होती हैं तो कई बार बच्चों को पढ़ाते समय वो लोग बताते हैं कि ये गलती हो रही है और इसको सही कर लो, इस त्रुटि को इस तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार लोग इस बात पर ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये बच्चे अरे जैसा भी पढ़ रहे हैं, टूटा फूटा पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस तो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप एक बीज को अच्छे से बोएंगे तो फिर उसका फल भी जो है वो घना अच्छा होगा, वृक्ष भी घना होगा। बिल्कुल सही बात है, वृक्ष समृद्ध होगा, वहीं जो फल आएंगे वो मजबूत होंगे, या यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण फल आएगा। बल्कि हम तो पहले ही यही कह रहे हैं, जो तुमने कहा ना, वृक्ष तो घना, अगर जरा भी बीज ही कमजोर जब होगा तो जाहिर है कि वृक्ष पनप भी नहीं पाएगा, और फल आना तो बहुत दूर की बात है, पुष्प आ जाए वही बहुत है। तो इस तरह से अगर हम अच्छी फसल चाहते हैं, या अच्छा परिणाम चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, कोई भी हम चाहते हैं कि हमारे समृद्ध हो परिवार में, बच्चे आगे की आने वाली पीढ़ी जो है वो समृद्ध हो कहीं ना कहीं, तो उसको अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके बारे में कोशिश करना चाहिए कि सही बोलें, सही लिखें। ये काम तो वैसे राजुल किसी भी कार्य के लिए कहा जा सकता है कि जो भी हम काम करें वो सही ढंग से करें और प्रभावशाली ढंग से करें। लेकिन भाषा के लिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसका सही प्रयोग किया जाए, है ना। और इस बात में शान ना समझे कि आपको हिंदी नहीं आती है। भाई, लेकिन हम अपनी सखियों को बता दें कि अभी कार्यक्रम में हम थोड़ी देर बाद एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। सचिव राजभाषा सुमित जयरथ जी से बातचीत जो हमारे दिल्ली केंद्र में रिकॉर्डिंग हुई थी वो हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और सुनवाने जा रहे हैं क्या? हाँ, एक गाना सुन लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम सुनेंगे सुमित जयरथ से बातचीत। और सुमित जयरथ जी जो हैं वो सचिव राजभाषा हैं भारत सरकार। मन प्राण मेरे कहाँ उड़ चले हैं।
तुझे खोजते हैं मधुर गान मेरे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले बहारे निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना की कलियां खिली फूल बनकर। बहारे निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना की कलियां खिली फूल बनकर। खिले फूल पाँखों में अरमान मेरे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई। चले आ रहे हैं मेहमान मेरे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हवाओं से कह दो जरा धीरे डोले, कहो बुलबुलों से जरा धीरे बोले। हवाओं से कह दो जरा धीरे डोले, कहो बुलबुलों से जरा धीरे बोले। वो मुस्कान मेरी ओ वरदान मेरे, ओ कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले। अपनी भाषा में जब उद्गार व्यक्त होते हैं तो मन प्राण के साथ साथ जो मुस्कान सजती है और जो मन प्राण खिलते हैं उसका तो क्या कहना। क्या कहना है और क्या कहना तो हमारे श्रोताओं का है। श्रोताओं ने ढेर सारी शुभकामनाओं के संदेश भेजे हैं फेसबुक के माध्यम से, और वहीं एक बड़ी प्यारी सी कविता भेजी है। ऊंचाई का नहीं गहराई का यकीन रखते हैं, ऊंचाई का नहीं गहराई का यकीन रखते हैं, शिखर को नहीं जड़ों को मजबूत करते हैं। हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं, करे भले शिक्षा अंग्रेजी में व्याकरण दुरुस्त रखते हैं, तुम के साथ साथ आपका उपयोग करते हैं, हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। वाह। स्वर और व्यंजन हम में सम्मान सभी का करते हैं, उच्चारण सभी का समान कर नहीं किसे साइलेंट करते हैं, नहीं किसे साइलेंट करते हैं, हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। कनक कनक के अर्थ दो, कनक कनक के अर्थ दो, किसे खा किसे देख बौराते हैं, सिर्फ शब्द एक अर्थ दो नहीं, पर्यायवाची अनेक रखते हैं, हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। बोली हजार भाषाएं देवनागरी का सम्मान रखते हैं, सिर्फ भारत को नहीं दिलों को दिल से जोड़ते हैं, हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं, हम हिंदी की संतानें हैं, मातृभाषा में सहज होते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं कहा है कि हिंदी के प्रसार में गीत संगीत का एक अलग महत्व है, और जब ये जिम्मा विविध भारती के पास हो तो स्वयं ही वो प्रकाश की तरह चमकती है। तो इस तरीके के उद्गार हमारे श्रोताओं ने ढेर सारे लिखकर भेजे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इतनी सुंदर बात इन्होंने लिखकर भेजी है, हमसे साझा की। इतनी सुंदर पंक्तियां भी लिखकर भेजी है, कविता के लिए विशेष तौर से धन्यवाद। लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अभी हम सखी सहेली में कुछ और भी बताएंगे। अभी सुमित जयरथ जी की बातचीत के बाद कुछ और भी बताएंगे। हाँ, हम संयुक्त परिवार के बारे में बात करेंगे और चांदी की वस्तुओं का रखरखाव कैसे करें, कुछ इस बारे में भी बात करेंगे। यानी कि चांदी कैसे चमकती रहे, कुछ ऐसी बातें करेंगे। लेकिन सुनते हैं पहले ये रिकॉर्डिंग।
हिंदी दिवस के अवसर पर लीजिए सुनिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सुमित जैरत से एक विशेष भेंट वार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह। श्रोताओं नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सितंबर का माह यानी हिंदी को लेकर एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा हम सब अपने मन में महसूस करते हैं। दरअसल हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारी ऐसी विरासत है जिस पर हम हमेशा गर्व कर सकते हैं और करते हैं और करना भी चाहिए। इस समय चूंकि राजभाषा दिवस भी हम मनाते हैं सितंबर माह में ही 14 सितंबर को, इसलिए इसको लेकर विशेष चर्चा की आवश्यकता होती है कि हमारे सरकारी कामकाज में इस भाषा का इस्तेमाल किस रूप में और कितना हो रहा है और किस रूप में हम और आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री सुमित जैरत साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस धन्यवाद। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। चूंकि आप राजभाषा विभाग का दायित्व देखते हैं तो ये उत्सुकता सबसे पहले तो है कि इस विभाग की भूमिका क्या है, इसका दायित्व क्या है राजभाषा यानी हिंदी को लेकर। देखिए, राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय, उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व है। आपको पता ही है कि हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। 3 दिन के विचार विमर्श के पश्चात ये फैसला लिया गया था और हमारा संविधान है, इसमें भी हिंदी को लेकर चर्चा हुई और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 है, उसमें यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की बहुत एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और संस्कृत और जो हमारे 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, उनसे भी शब्दकोश लेते हुए इन भाषाओं में जो प्रयुक्त रूप, शैली और पद हैं, उनको आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित करे। तो अब जो सरकारी कामकाज में राजभाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, संविधान इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश करता है। तो इसमें हिंदी का जो अनुपालन हो, नियमानुसार हो, इसे कैसे सुनिश्चित करता है राजभाषा विभाग सरकारी कार्यालयों में जो केंद्र सरकार के हैं, पूरे देश में फैले हुए? देखिए, हम लोग समय समय पर सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्राचार के माध्यम से जो दिशा निर्देश हैं वो उनको इशू करते रहते हैं और उनको हम बार बार ये स्मरण भी दिलाते हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक महत्ता है 14 सितंबर की और जो हमारी संवैधानिक और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं कि हमारा सरकारी कामकाज ना केवल हम उसमें हिंदी का प्रगामी प्रयोग करें, उत्तरोत्तर प्रयोग करें, बल्कि अधिकतम प्रयोग करें, इस पे हम सदैव बल देते रहते हैं। और जो हमारा राजभाषा संकल्प है 1968, उसके अनुसार हमें हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को और तीव्र करना है और इसके लिए जो हमें दिशा निर्देश संसद ने दिए थे कि हमें एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करवाना है जी। तो उसके लिए हम लोग हर वर्ष अप्रैल के महीने में जो आगामी वर्ष होता है उसके लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं। इस वर्ष का जो 2020-21 का जो वार्षिक कार्यक्रम है वो हमने बनाकर सभी मंत्रालयों को भेज दिया है और जो पिछला वर्ष जो था 2019-20 का, उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो भी हमने बना के सभी मंत्रालयों को भेज दी है। हमारी राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें ये दिशा निर्देश दिया गया है कि हर वर्ष हमें जो भी हमारे मंत्रालय में और कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है जी, उस पे आप निरीक्षण करके और उनसे मॉनिटरिंग रिपोर्ट लेकर एक विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी बनाइए और संसद में उसको रखिए और राज्य सरकारों को भेजिए। तो मुझे ये बताने में बड़ा आपको हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की जो हमारी एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है, हमारे संसद का मानसून सेशन उसमें रखी जाएगी जी। इसके अलावा राजभाषा विभाग को संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें हमारे 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करते हैं। इस समिति का भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो ड्राफ्ट एंड एविडेंस कमेटी है, अर्थात आलेख और साक्ष्य उप समिति, उसने 10वां खंड का अनुमोदन कर दिया है और मुझे आशा है कि जल्द ही हम अपने माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति की बैठक कर अनुमोदन करा के हम माननीय राष्ट्रपति जी को भेज देंगे। जो हमारा 11वां खंड है उस पर भी काम आरंभ हो गया है और हमने इसे तैयार करने का लक्ष्य दिसंबर 2020 रखा है और अब ये सहमति बन गई है सभी संसदीय
राजभाषा समिति सदस्यों में कि उनके कार्यकाल में जो हम खंड तैयार कर लें, और इस आशा के अनुरूप हमने ये प्रण किया है कि हमारा जो 12वां खंड होगा वो वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति के कार्यालय में ही बनाकर हम इसे 2024 तक माननीय राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। तो जो कि माननीय गृह मंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं, राजभाषा जो संसदीय समिति है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्व सरकार द्वारा इस बात को दिया जाता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। लेकिन सुमित जी, एक बात तो तय है कि रास्ते आसान नहीं होते हैं, चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। आपको क्या महसूस होता है, किस तरह की चुनौती आप देखते हैं जिनको शायद हम अगर पार पा लें तो हम अपने लक्ष्य तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं? देखिए, बहुत से लोगों में ये गलतफहमी रहती है कि हिंदी जो है वो बहुत ही मुश्किल भाषा है, बहुत ही कठिन भाषा है। लेकिन मैं ये उनका जो ये भय है या जो मिसकंसेप्शन है, मैं ये दूर करना चाहता हूँ। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनका भी ये मानना है कि हिंदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो उसकी वैज्ञानिकता है, वो उसकी मौलिकता है और उसकी व्यापकता है। तो कुछ हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं वो कभी कभी बहुत ही क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, मगर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय दृढ़ संकल्प है और प्रयासरत है कि हिंदी भाषा को हम लोग और कैसे सरल, सहज, सुगम और सुबोध बनाएं ताकि उसकी स्वीकृता और बढ़े। और हमें जो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जो निर्देश जो मिलते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो बाकी भाषाओं का जो शब्दकोश है वो भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जब हम अपनी टिप्पणी करते हैं सरकारी फाइलों में। और कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हैं जिनका अनुवाद करना बहुत कठिन है, उसका भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हम 100% अपनी टिप्पणी में हिंदी के शब्दकोश को प्रयोग करें। बीच बीच में अगर हम अंग्रेजी के भी शब्द जो टेक्निकल, खासकर जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैंने काम किया है, मैं एडिशनल डीजी फॉरेन ट्रेड था, तो हमारे जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसमें हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज होते हैं, तो उनका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास हमारे जो वैज्ञानिक विभाग हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हमारे अधिकतर वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, तो वो भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों में हिंदी के प्रति बहुत ही उत्साह है, बहुत ही ऊर्जा है। विशेषकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदी के प्रति बहुत ही समर्पित है। लेकिन हिंदी को और अधिक हम कैसे सरल बनाएं, सुबोध बनाएं और हिंदी को और कैसे लोकप्रिय बनाएं, इसके लिए राजभाषा विभाग प्रयासरत है। और हमारी जो राजभाषा नीति है उसमें कहीं भी कठोरता नहीं है। हमारी जो नीति है उदारता पर निर्धारित है। इसके जो मेन स्तंभ हैं वो है प्रेरणा, प्रोत्साहन, सद्भावना, जिसमें प्रेम आता है, पुरस्कार, और अभी हमने राजभाषा कीर्ति और गौरव पुरस्कारों की घोषणा की है, प्रशिक्षण, प्रयोग, आप हिंदी को यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएंगे, प्रसार, प्रचार, प्रबंधन और प्रयास, तो इन स्तंभों पर हमारी राजभाषा नीति आधारित है। और ये सच है कि देखिए, साहित्यिक भाषा अलग होती है, लेकिन सरकारी कामकाज में बोलचाल की जो भाषा होती है, आसान होती है, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है। ये हमें मालूम है क्योंकि हम लोग खुद उसी तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज है जो अनुवाद कार्यालयों में किया जाता है, वो कई बार लगता है कि वो बहुत क्लिष्ट होता है। जो पत्र आते हैं कहीं से, उसका हिंदी जो अनुवाद आता है, तो उसको कई बार समझने के लिए अंग्रेजी के लेटर को भी, उसको पत्र को भी देखना पड़ता है। यहाँ कहीं ना कहीं एक चुनौती मुझे लगता है कि व्यवहारिक स्तर पर नजर आती है। इस चुनौती को भी हम लोग सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजभाषा गृह मंत्रालय विभाग जो है वो एक पूरी सर्विस का कार्डर मैनेजमेंट करता है। हमारी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस अर्थात केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग है, उसके अधिकारी, उसके कर्मचारी वो हमारे विभाग से रिक्रूट होते हैं थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उनका प्रशिक्षण हम लोग देते हैं और फिर उनको तैनात करते हैं। तो उनको बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी अनुवाद वो करें वो एकदम सरल और सहज हिंदी में करें। और हम तो ये कहते हैं कि मूल रूप से अगर हमारे जो अधिकारीगण हैं, सहायक सचिव हैं, उप सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, अगर वो ही प्रोत्साहित, प्रेरित होकर अपना मूल नोट हिंदी में लिखेंगे तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी तो मैं जब भी जाता हूँ, हम अपने जब सचिवों से मिलते हैं, और मेरे कई बैचमेट अब सचिवों के पद पर तैनात हैं, या जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनसे मैं जब मैं आग्रह करता हूं, और ये बड़ी खुशी की बात है, जैसे हमारे जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका हमें बड़ा ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है। तो वो तो ये बहुत हमें एनकरेज करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि सभी लोग अपना जो मूल नोट है वो हिंदी में लिखें, और जिससे फिर जो हमारे अनुवादक हैं उन पर जो कार्यभार है वो कम पड़ेगा। निश्चित। प्लस आप जैसे बात कर रहे थे ई ऑफिस की, आजकल अधिकतर हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग हिंदी टाइपिंग
और हिंदी स्टेनोग्राफी और जो हिंदी में जो हम लोग टाइप करने की जो क्षमता रखते हैं, जिसे हम यूनिकोड कहते हैं, और हिंदी में भी अनेक फॉन्ट साइज हैं, तो उसका जो हम लोग वो कर रहे हैं कि वो उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एकाग्रता आ जाए और वननेस आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग ने यूनिकोड के लिए भी प्रयास किया है। दरअसल एक बार अगर शुरू कर ले सुमित जी इस बात को, यानी हिंदी में टाइप करने को, तो वो इतना आसान लगने लगता है, अंग्रेजी से बहुत ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, वो बोलचाल की भाषा, हम उसी में पढ़ते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, तो टाइप करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ एक बार कोशिश करने की बात है और उसको अपने आदत में डालने की बात है। हाँ, जैसे और मुझे याद आती है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता, क्या बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हिंदी में काम करना भाइयों बहनों बहुत आसान है, सिर्फ एक छोटे से प्रयास की आवश्यकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकारी कामकाज में आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी का उपयोग करें। इससे देखिए हमारे देश की विकास की गति को तेजी मिलेगी, तीव्रता मिलेगी, हमारे प्रशासन में और पारदर्शिता आएगी, और जो आम जन है, हमारे जो जनता जनार्दन है, उनको हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का और अधिक लाभ मिलेगा। अब एक बात बताइए कि कोविड-19 का ये महामारी का दौर चल रहा है, अन्यथा जो सितंबर का महीना होता है वो चारों तरफ हिंदी की ही गूंज सुनाई देती है, एक नई ऊर्जा, नया स्पंदन हमें हर तरफ महसूस होता है। पर इस बार हम स्वाभाविक सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गतिविधियां या जो प्रेरणा जिस रूप में लोगों तक जानी चाहिए वो तो जानी ही चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास या क्या कोशिशें या क्या आयोजन हो रहे हैं ताकि ये जो पखवाड़ा, हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, राजभाषा से जुड़े तमाम गतिविधियां होती हैं, उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही सही लोगों तक पहुंच पाए? हाँ, इस दिशा में देखिए मैं ये कहूंगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद हमारे पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, बहुत शक्तिशाली नेतृत्व दे रहे हैं जी। हमारा वो हौसला बढ़ा रहे हैं, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित कर हमें इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए संबल और बल प्रदान करते हैं। और उनकी जो प्रेरणा है उससे प्रेरित होकर, उससे प्रोत्साहित होकर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम है, कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार और नवीकरण की जननी है। तो इस आपदा से लड़ने के लिए हम लोगों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आश्रय लिया। हमारे अधीनस्थ 2 प्रशिक्षण कार्यालय हैं, एक तो है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और दूसरा है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। तो ये जो है ट्रांसलेशन के अलावा ये ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, अर्थात प्रशिक्षण का भी काम करते हैं। तो ये कन्वेंशनल जो हमारा क्लासरूम टीचिंग होती है, चॉक एंड टॉक, ये सामान्य स्थितियों में इस कन्वेंशनल पेडागोजी और मेथोडोलॉजी से काम करते थे। लेकिन चूंकि अब ये जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ई प्रशिक्षण शुरू करवा दिया है, और इसमें हमें काफी उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इसके अलावा देखिए हमारे जो रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेस हैं जो पूरे भारत में स्प्रेड आउट हैं, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं जा जाके। तो अब चूंकि आने जाने में ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही थी, तो हमने इसके सामने अपने घुटने नहीं टेके, हमने ई निरीक्षण आरंभ कर दिया है। और हम लोग अब वहां जाके थ्रू वेबएक्स, थ्रू गूगल मीट, थ्रू माइक्रोसॉफ्ट, इन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के माध्यम से हम बहुत बड़ी संख्या में ई निरीक्षण करवा रहे हैं। तीसरा, हमारी जो ई गोष्ठियां होती हैं, हमारी जो टॉलिक्स हैं, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी अर्थात राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, इनकी बैठकें भी हम लोग फिजिकल रूप में करते थे। जैसे बॉम्बे जाइएगा तो फिर हमारे जो चेयरमैन हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के और जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो सारे बॉम्बे में जो हमारे PSUs हैं उनको इकट्ठा करके एक किसी बड़े कन्वेंशन सेंटर में हम लोग मीटिंग करते थे। लेकिन चूंकि अब ये आपातकालीन स्थिति चल रही है तो हमने एक वर्चुअल मीट की और हम लोग वेबिनार के माध्यम से सब जुड़े और हमने ये बैठक की, ई गोष्ठी की। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 सितंबर को हम लोग अब छोटा सा एक उत्सव मना रहे हैं। हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं हर वर्ष विज्ञान भवन में, जिसमें हम सभी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार विजेताओं को, गौरव पुरस्कार विजेताओं को जो पूरे भारत से आते हैं, उनको आमंत्रित कर उनका सम्मान करते हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी पिछले वर्ष हमारे मुख्य अतिथि थे और इस वर्ष भी हम आशा कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में हम हिंदी दिवस को 14 सितंबर को बड़े पैमाने पर मनाएंगे। लेकिन कोविड-19 की जो महामारी है उसको लेते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस साल हम लोग नहीं मनाएंगे और जो हमारे जो राजभाषा कीर्ति और गौरव पुरस्कार हैं वो अगले वर्ष 14 सितंबर 2021 को विधिवत रूप से प्रदान किए जाएंगे।
लेकिन छोटा सा फंक्शन हम लोग कर रहे हैं अपने नॉर्थ ब्लॉक में, तो वहां पर हमने एक नया टूल बनाया है जिसको मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा और वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आजकल जो है ई लर्निंग का जमाना आ गया, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे स्कूली बच्चे, कॉलेज के छात्र, महाविद्यालय सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 14 सितंबर 2020 को जो हमारा फंक्शन एक होगा, उसमें हम लोग ई पत्रिका पुस्तकालय का, ई मैगजीन लाइब्रेरी का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। तो हमारे जो हिंदी प्रेमी हैं और जो हिंदी के कविता लेखन पसंद करते हैं, उनका स्वागत है कि 14 सितंबर के बाद वो हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारे जो ई मैगजीन्स हैं और जो हमारे बैंक्स हैं, पीएसयूज हैं जो निकालती हैं, हम उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करके हम अब सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो राजभाषा को लेकर अलग अलग कार्यालयों में अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालते थे लोग हर वर्ष, और बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लेते थे, कोई कविता लिखता, कोई कहानी लिखता, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो वो उसको अब आप इस प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं या वो अपना अलग अलग भी निकाल सकते हैं? हाँ, वो निकालेंगे जरूर, और वो भेजेंगे भी हमको। तो दोनों रूप में आएगा, जैसे समाचार पत्र हैं, देखिए अभी हम लोग सब समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उसके दोनों संकलन निकलते हैं, एक ई संकलन निकलता है और एक फिजिकल निकलता है। तो आपकी चॉइस है, आप फिजिकल भी पढ़ सकते हैं और आप वर्चुअल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक फायदा तो है सुमित जी कि इससे पहुंच बहुत दूर तक चली जाती है। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा है तो वो आराम से उस प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी की रचना को पढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 14 सितंबर राजभाषा दिवस, हिंदी दिवस। सभी में एक उत्कंठा रहती है हिंदी को लेकर। मुझे लगता है हर साल होना बहुत जरूरी है क्योंकि जान आ जाती है हमारे प्रयासों में। तो आज के इस दिवस पर कुछ खास आप कहना चाहेंगे, खासतौर पर उनसे जो सीधे सीधे राजभाषा के तमाम गतिविधियों से जुड़े हैं या जिनका दायित्व बनता है कि राजभाषा के संकल्पों को वो अपने कामकाज में उतारें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? मैं ये कहूंगा कि आप सभी आइए भाइयों और बहनों, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े, हिंदी मास के पावन अवसर पर हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ हम हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा पूरी निष्ठा और समर्पण से आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक नवीन, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत का हम सब निर्माण करें। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे सभियों के सामूहिक और सार्थक प्रयासों से हमें निकट भविष्य में बहुत ही उज्जवल, उत्कृष्ट और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो भाषा को लेकर भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, बी वोकल फॉर लोकल अर्थात स्थानीय के लिए मुखर हो, इस अभियान को बढ़ाते हुए हमने जो मेटी में जो हमारा CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, उसके माध्यम से हमने एक स्मृति आधारित एप्लीकेशन बनाया था जिसे हम कंटस्ट कहते हैं। तो हम लोग इस वर्ष कंटस्ट का विस्तार कर रहे हैं जिससे कि अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत होगी, एक रूपता आएगी, उत्कृष्टता आएगी। और हमने अभी 5 मंत्रालयों में इसे एक अनुप्रयोग के रूप में कार्यान्वयन के लिए लिया है। हमारा जो खुद गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, DRDO रक्षा, इस्पात और राजस्व वित्त। तो मुझे पूरी आशा है कि निकट भविष्य में हम अपने इन सूचना और प्रसार उद्योगियों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय प्रयासरत है कि हम विदेशी से हटकर अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर जाएं। बहुत मुझे लगता है कि इन बातों से प्रेरणा हमको मिली है और उत्साह भी बढ़ा है कि इतना कुछ नया हो रहा है। और आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और ये जो बातचीत आपने की उस बहाने बहुत सारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची होगी, तो हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी निश्चित रूप से। सुमित जी, एक बार पुनः आपको और सभी श्रोताओं को इस बात की शुभकामनाएं राजभाषा दिवस की, हिंदी दिवस की, और आपका बहुत बहुत आभार कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और ये महत्वपूर्ण बातचीत और ये प्रेरणा आपने हम सबको दी है। नहीं, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारी राजभाषा नीति, उसके जो स्तंभ हैं वो प्रसार और प्रचार भी हैं। तो आकाशवाणी का इतना बड़ा रीच है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो राजभाषा नीति में जो प्रचार और प्रसार है वो हम लोग आपके माध्यम से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। हिंदी दिवस के अवसर पर अभी आप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सुमीत जैरत से ये विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जैनेन्द्र सिंह।
चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। जितना मिले उसी में खुश हो ले, जो भी मिले यहाँ जितना मिले उसी में खुश हो ले। पूरा नहीं होता किसी का यहाँ हर सपन, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। क्या हुआ बहारों के गीत सजाने, मिले जो हम तो क्या हुआ बहारों के गीत सजाने। बुझे कोई आशा का दिया तो फिर से जला ले, दुखों से तू हार न राही किए जा जतन हो, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रोकर चल चाहे हंस के तू चल, चलना तुझे होगा। रुकेंगे ना तेरे लिए ये समय के चरण, गाओ मेरे मन। चाहे सूरज चमके रे चाहे लगा हो ग्रहण, गाओ मेरे मन। भाई ये तो बहुत प्यारा गाना है ना। चाहे जितनी भी आंसू हो तकलीफ हो, लेकिन जो एक गीत संगीत छिड़ जाता है तो बस उससे जो है बात ही एकदम अलग हो जाती है। अलग हो जाती है, माहौल बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। सही बात। मन का मौसम जो है वो बिल्कुल बदल जाता है, तब्दीली आ जाती है। लेकिन हम बात कर रहे थे भाषा की, और ये राजुल आज चांदी के बर्तनों को या उनके मतलब क्या कहना चाहिए, गहनों की रख रखाव की बात करेंगे हम। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है ना, जैसे जब हम लोग घर की पूजा घर में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, हाँ। या कि फिर कोई सजावट का सामान होता है जो कि चांदी का होता है, और बहुत दिक्कत होती है कि उस पर धूल सी जम जाती है। धूल सी कहाँ, बहुत सारी जगह तो हवा कुछ ऐसी होती है राजुल, हाँ, काला काला सा हो जाता है। और बहुत सारी सखियां जो है हमारी वो जरूर परेशान होंगी, जो पायल पहनते हैं हम लोग, पाजेब जिसे कहते हैं, और वो कभी कभी शायद पसीने की वजह से क्या है वो चमक नहीं
नहीं रहती, और किसी-किसी के पैर में वही जो पायल है, वो इतनी चमकती रहती है कि बड़ी मतलब कभी-कभी ईर्ष्या भी हो जाती है कि भई क्या बात है, हमारे पैर में ये क्यों नहीं चमक रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उसको कैसे साफ रखा जाए? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही हम करते हैं जो पानी को खौलाना और उस पर कास्टिक सोडा या सर्फ कुछ ऐसी चीज़ कोई भी साबुन डाल के, डाल पाउडर के साबुन डाल के, और नहीं तो आप बट्टी वाले को भी घिस के, यानी कि बस उसमें साबुन लगा लें कपड़े धोने वाला, और उसको पानी में उबाल लें। हाँ, और उबाल के उसको ब्रश से रगड़ लें। तो अच्छा। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, और इससे काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, ब्रश से रगड़ने से साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़ अक्सर ये भी देखी गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इस तरह से साफ़ नहीं कर सकते। जैसे हो सकता है कोई मूर्ति हो, उसको हम इस तरह से साफ़ नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसके लिए हम जैसे टूथपेस्ट ले लें, टूथपेस्ट को उस पर अच्छी तरह से लगा दें। टूथपेस्ट वो वाला जिसमें कि वो जो सफेद वाला आता था पहले ज़माने हाँ। वाला, ये नया वाला कोई जो ट्रांसपेरेंट होता है या और तरीके के जो होते हैं वो नहीं, नहीं? जो सफ़ेद वाला, सफेद वाले आते हाँ। हैं वो, जिनमें अच्छे से झाग निकलता है, वो वाला वो वाला टूथपेस्ट। हाँ। टूथपेस्ट ले लें और उसको अच्छी तरीके से उस मूर्ति पर लगा दें, और लगाने के बाद ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें, और रगड़ कर उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसको रगड़ें, और देखिए फिर आपका वो साफ हो जाता है। केवल मूर्ति क्यों, आप पायल भी, पाजेब भी ऐसे साफ ऐसे कर साफ सकती हैं, कर और सकते पाजेब खास तौर से साफ करने के लिए आप नहाते समय ही, चूंकि बाथरूम में ही आपके दोनों सामान हाँ। उपलब्ध रहता है, तो नहाते समय आप लगाइए और फिर से चमका लीजिए। बस। और एक चीज़ और हो सकती है रेणु जी कि अगर हमने पानी गरम किया है, हाँ। पानी गरम करके उसमें हम सोडा बाइकार्ब जैसे जो होता है खाने वाला सोडा, वो डाल लिया थोड़ा सा, और जिस उसमें सिल्वर फॉइल जिसमें हम लपेटते हैं, रोटी वगैरह लपेटी जाती, खाने को ताज़ा रखने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, वो हमने थोड़ी देर के लिए उसमें डाल दिया। अच्छा। और उसके बाद यानी उबलते हुए पानी में खाने वाला सोडा डाला और उसी में वो सिल्वर फॉइल का एक टुकड़ा डाल दिया। हाँ। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने उसमें वो डिप किया, घोला, जो भी सामान आपको, हाँ, चांदी का जो रखना सामान है, है, वो साफ करना है, उसको डाल दीजिए। डाल दिया, और डालने के थोड़ी देर के बाद हमने उसको निकाल लिया। अच्छा। और पानी उस समय चूल्हे पर ना चढ़ा हो, गैस पर ना चढ़ा हो, पानी को हमने उतारने के बाद उस सामान को डालना है, और उसके बाद उसको निकाल लेना है वापस, और फिर उसको ब्रश से रगड़ देना है। तो इससे भी ये जो सोडा और एल्युमिनियम फॉयल है, इन दोनों के रासायनिक संयोग से जो कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि उससे चांदी जो है वो साफ हो जाती है, फिर से चमकने लगती है। और फिर उसे रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अपने आप एक बार ब्रश, और आप उस समय लेकिन उतना ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, दबाव नहीं लगाना पड़ेगा। वाह। तो इस तरीके से चांदी के बर्तन, और अगर कोई बड़ा बर्तन होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है फूलदान वगैरह होते हैं, या आप ऐसे उबाल नहीं सकते, हाँ, तो उनको आप ऐसे ही, वो जो आपने सिल्वर फॉइल का टुकड़ा उसमें भिगोया है, उसी को लेकर उससे उस पर रगड़ें, और रगड़ के उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, और उसके बाद फिर पानी से धो लें। अरे वाह। यानी कि गर्म पानी में जो हमने साबुन डाला था, सिल्वर फॉइल डाला था, उसमें वो वाला फॉइल निकाल कर, और उसके बाद उस बड़े से वाज को या बर्तन जो भी है, कभी कभी बड़े बर्तन भी होते हैं, थाली होती है, चांदी की कटोरियां बड़ी होती हैं, उन सबको अगर साफ करना है तो उससे आप सिल्वर फॉइल के उस टुकड़े से रगड़ लीजिए, साफ हो जाएगा। हाँ। अच्छा। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत अगर काला पड़ रहा है कोई कटोरी या कटोरा है, तो उसको आप कोई सूखा मिट्टी या कोई सूखी ऐसी चीज से भी खूब अच्छे से मांज लें, उसको साफ कर लें, तो भी साफ हो जाता है। हाँ, जैसे जो गांव में कंडे की राख होती है, उससे साफ करने से भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। उसमें बिल्कुल पानी, साबुन कुछ आपको नहीं लगाना पड़ेगा। कभी कभी आप कोई पाउडर भी लेकर उससे भी आप उसको साफ कर लेंगे, तो वो साफ हो जाता है। तो कुछ ऐसी भी है कि बिना आप पानी उबाले, या कहीं ऐसी जगह आप गई हुई हैं जहां आपको ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप पाउडर से या किसी और सूखे ऐसे भी चीज से उसको कर सकती हैं। या कभी कभी कुछ अच्छा सूती कपड़ा अच्छा सा ले लें, और उससे खूब अच्छी तरह से दबाव से उसको पोंछ लें, हाँ। तो भी साफ हो जाता है। कभी दिक्कत हो तो हाँ, ये सारी चीजें आपातकाल के लिए है, लेकिन आप कर सकती हैं, और ये फिर से चमकने लगेगी। और बिछुआ और जो पायल जो तो हम तो लगातार पहनते हैं, हाँ। उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम चमकाते रहेंगे, लेकिन परिवार में संबंधों को चमकाने के लिए जो है, संयुक्त परिवार कभी कभी व्यक्तित्व को बहुत निखारता है, बच्चों की परवरिश के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहीं कभी कभी बहुत सारी परेशानियों का सबब भी बन जाता है। अब अभी बता देंगी या गाना सुन लें हम? नहीं, हमने तो कहा भूमिका बना देते हैं। तो गाना सुन लेते हैं फिर।
के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। रेणु जी, अभी आपने बात कही थी ना कि हमारे किसी सुनने वाले ने लिखा है कि गानों में, फिल्मी गानों में, मतलब बहुत सारे श्रोताओं ने यही लिखा है। नीरज जी हों चाहे नरेंद्र शर्मा जी हों, ऐसे बहुत सारे लोगों ने विविध भारती को खास तौर से समृद्ध किया। और जो हमारी जो
फिल्मी गाने हैं उसमें भी जिस तरह से हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया, वाकई मजा आ जाता है। वही एक उसका कितना सुंदर सा एक उदाहरण ये गाना बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, आप संयुक्त परिवार के बारे में बात कर रही थी। संयुक्त परिवार के बारे में मतलब परिभाषा ही बदल गई है समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से संयुक्त परिवार की। अब तो जैसे कि अगर पति पत्नी और बच्चे साथ में रह रहे हैं और पति पत्नी में से किसी के और के माता पिता भी साथ में रह रहे हैं तो कहते हैं संयुक्त परिवार है। हाँ। जबकि हम लोग को लगता है बड़ा छोटा सा ये परिवार है, ये संयुक्त परिवार नहीं है। हाँ, इसको मानने के लिए मन तैयार नहीं होता। लेकिन कई बार अब इस बात को तो खैर मानना ही पड़ेगा कि अब संयुक्त परिवार की परिभाषा ही यही हो गई कि अगर माता पिता के साथ रह रहे हैं शादीशुदा बच्चे तो इसका मतलब वो संयुक्त परिवार है। हाँ, ये लगता है कि जो परिवार को मतलब सीमित करने की जो बात थी, वो जो स्लोगन था ना, हम दो हमारे दो, उससे हमने मान लिया कि इतना ही बड़ा परिवार जो है वो परिवार है, बाकी जो भी अतिरिक्त कोई भी आया वो संयुक्त परिवार हो गया। हमें लगता है उसका जो सही प्रयोग होना चाहिए उसको छोड़कर हमने ये परिभाषा यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब बात होती है कि बड़े घर में है अगर साथ में, जाहिर है हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए या देखना ही चाहिए वैसे तो, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी बातें जो है उनको हमें देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बड़े साथ में ही रहते रहे तो उस वक्त भी कुछ अलग बातें होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता दूर रह रहे हैं, बच्चे दूर रह रहे हैं, शादी हो गई है, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि माता पिता को या बच्चों को ऐसी जरूरत पड़ी कि वो एक साथ में रहना पड़ रहा है। अब जहाँ पर शुरू से रह रहे हैं वहां पर तो एक शुरू से एक संतुलन बन गया है। हाँ, लेकिन जहाँ पर अचानक आए हैं वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। कई बार सी नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना ही चाहिए। और हमें लगता है वैसे ही जैसे कि अगर हम किसी नए घर में जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में कुछ नए लोग होते हैं तो हम कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, या नए शहर में उन सड़कों से वाबस्ता हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हम घर में जो सदस्य रह रहे हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार के साथ साथ एक बात और आ जाती है ना, जहाँ पर धन की बात आ जाती है। आर्थिक रूप से अगर माता पिता भी, उनको पेंशनर हैं, वो पेंशन मिल रही है और बच्चे भी स्वावलंबी हैं, तो ऐसे में कितना पैसा कहाँ पर किस मद में कहाँ खर्च करें, या मान लीजिए कि माता पिता जो हैं आश्रित हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं है, हाँ, उस वक्त भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि थोड़ी समझदारी के साथ, थोड़ा तालमेल बनाते हुए अगर रहें सब लोग, और माता पिता भी ये बात समझे कि बच्चे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से एकदम सेटल हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके जीवन में बिना अनचाहा एक वो ना बने कि रोक टोक वाला, उन्हें थोड़ी सी आजादी के साथ उन्हें अपना काम करने बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें लगता है राजुल कि कहीं ना कहीं पूरा हम अगर जैसे अपने बच्चों को अपना समझते हैं, वैसे ही अगर माता पिता को यानी कि पुरानी पीढ़ी को भी ये मानकर चलें कि नहीं, ये हैं ही, और जैसे भी हैं हमारे हैं, अपने हैं, या यूं कहें कि हम इनके हैं, बल्कि हम इनके ऊपर आश्रित हैं, ऐसा मानकर अगर हम चलें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रास्ते निकल आएंगे। और पैसे की क्या बात है, पैसे तो कितने भी हों कम ही रहते हैं, और जितने हैं अगर हम समझें तो हम संतुष्ट रहें तो उतने ही बहुत हैं। तो ये सारी चीजों को सोच कर खुश रहें, जितने में हैं हम खुश रहें तो ज्यादा अच्छा है, हमें लगता है ना। बिल्कुल। और सबकी आदतें होती हैं, जिसकी जो भी आदत है अच्छी या बुरी, हम उसको समग्र रूप से स्वीकार करें। ये ना सोचे कि अच्छा इसकी ये चीजें तो अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, ये हमें नहीं पसंद है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। जो भी व्यक्ति मिलता है उसको समग्र रूप से स्वीकार करें, क्योंकि वही परिवार का मतलब है, और परिवार ऐसे ही बनता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ी धूप थोड़ी छांव। और अब लेकिन चाहिए तो दोनों ही। तो सखी सहेली में हम फिर मुलाकात करेंगे, संयुक्त परिवार के बारे में विस्तार से फिर बात करेंगे। तो आज सखियों से लेते हैं विदा। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।